चलिए, तो देखिएगा भारतीय इतिहास में जब हम जो है संगम काल को पढ़ रहे थे, यानी दक्षिण भारत के इतिहास को अगर शुरू करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास जो है, अगर प्रारंभिक समय से नवपाषाण काल और पाषाण काल के बाद जब जैसे ही कैलकोलिथिक पीरियड क्रॉस करता है, उसके बाद ही याद रखिएगा कि आपका संगम काल प्रारंभ होता है। ठीक है? तो संगम काल के बारे में मैंने आपको 2 से 3 बातें बताई कि संगम काल वह काल था जहां पर पांडे जो शासक थे, दक्षिण भारत के जो पांडे शासक थे, उनके द्वारा कुछ सम्मेलन कराए गए, कवि सम्मेलन, और इन सम्मेलन को कहा गया संगम। ऐसे में इस पूरे काल का नाम रखा गया संगम काल। ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा संगम काल की जो शुरुआत हुई है, ये 300 शताब्दी के समय जो है इसकी शुरुआत बीसी के समय मानी जाती है और एडी तक चलती है। ठीक है? हमने जो है साहित्यिक स्रोत जो है मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया था, साहित्यिक स्रोत, और उसी के आधार पर आपको ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स याद रखना है। ठीक है? अहम और पूरम को बहुत भूलिएगा मत। ठीक है? अहम को कई जगह पर अगम भी कहा जाता है। ठीक है? अहम या अगम दोनों कहा जाता है। ठीक है? इसी के साथ आपको कुछ कवियों के नाम याद रखना है। ठीक है? जैसे कि मैंने इन सभी के बारे में कुछ विशेष फैक्ट बताया हुआ है। दक्षिण भारत के लिए जो है तमिल व्याकरण के तौर पर जाना जाता है तोलकापियम। ठीक है? उसी प्रकार याद रखिएगा दक्षिण भारत के रत्न के तौर पर, रत्न साहित्य के तौर पर शिल्पाधिकारम, और उसी प्रकार याद रखिएगा मणि मेखले। ठीक है? मणि मेखले जो है मणि से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि माधवी के पुत्री के तौर पर जो है जाना जाता है, उसकी कहानी जो है इसमें लिखी गई है। ठीक है? और जीवक चिंतामणि याद रखिएगा एक जैन ग्रंथ है। ठीक है? एक जैन ग्रंथ है। और तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया कुराल जो है याद रखिएगा 18 गीत संग्रह है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिएगा, कल हमने पढ़ा था कि संगमकालीन स्रोत के तौर पर जो है अशोक के अभिलेख में भी ये जानकारी मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ विदेशी यात्री यानी फॉरेन जो ट्रेवलर है, याद रखिएगा, उनके द्वारा जो है ये जानकारी दी जाती है कि संगम काल का जो समय है ये मुख्य तौर पर कैसे कारणों के कारण जो है प्रसिद्ध हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हमने पढ़ा संगम साहित्यों के बारे में, जिसे 3 भागों में मुख्य तौर पर बांटा गया है, जिसे कहा जाता है पत्थु पातु। ठीक है? दूसरा है आपका इत्थु थोके, और तीसरा है पदीनी किले करड़कू। ठीक है? याद रखिएगा ये 3 आधार पर बांटे गए हैं, जिसमें 10 कविताओं का संग्रह, 8 कविताओं का संग्रह और 18 कविताओं का संग्रह मिलता है। ठीक है? चलिए, आज के टॉपिक में देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे संगम काल का राजनीतिक जीवन, यानी संगम काल का जो राजनीतिक पहलू है इसके बारे में बात करेंगे। राजनीतिक पहलू के अंतर्गत मुख्य तौर पर मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो है 3 राजवंशों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया जाता है, याद रखिएगा, जिसमें दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत में याद रखिएगा 3 राजवंशों का जो क्रम है, उन क्रमों को इस आधार पर याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है मुख्य तौर पर चेर राजवंश, पांडे राजवंश और चोल राजवंश का क्रम आता है। ठीक है? यानी 3 राजवंशों के क्रम पर याद रखिएगा संगम काल जो है अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। यानी 3 राजवंशों का नाम आपको याद रखना है, चेर, चोल और पांडे। ठीक है? अब इन्हीं को हमें पढ़ना है राजनीतिक क्रम पर, यहाँ पर कौन कौन रूल करता था, उनके आधार पर क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सभी टॉपिक पर। ठीक है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राजनीतिक क्रम पर सबसे पहले हम बात करेंगे चेर राजवंशों के बारे में। ठीक है? तो चेर जो राजवंश याद रखिएगा, उन्हीं के क्रम पर, ठीक है, हम कवर करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले चीज याद रखिएगा कि चेर राजवंश जो है इनका मुख्य क्षेत्र क्या रहा है। ठीक है? तो अशोक के अभिलेखों में जो है चेरों को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा इन्हें कहा गया है केरल पुत्र। ठीक है? तो केरल पुत्र के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा, जिन्हें हम चेर राजवंश के तौर पर जानते हैं। ठीक है? तो केरल के क्षेत्र पर इनका प्रसिद्धि बहुत ज्यादा था। और याद रखिएगा इन सभी के आधार पर जो है, अच्छा, हम एक कंपेयर करके जो है तीनों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम एक साथ तीनों को पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसे याद रख पाएंगे। ठीक है? तो ऐसे में देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें,
ठीक है, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांडे, याद रखिएगा। अब ऐसे में आपको याद रखना है कि चेर राजवंश जो थे ये मुख्य तौर पर कहां पर थे, केरल के क्षेत्र पे, ठीक है, यानी केरल क्षेत्र पर जो है इनका क्षेत्र है, केरल क्षेत्र है, ठीक है। वही चोल की बात करें तो एक वर्तमान परिदृश्य के आधार पर जो है हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय ना तमिलनाडु था ना केरल था, इसलिए ध्यान रखिएगा ये वर्तमान परिदृश्य के अनुसार केवल मैंने क्षेत्र की व्याख्या की है, ठीक है। मैंने कोशिश किया है ये बात बताने के लिए आपको कि मुख्य तौर पर इनका जो राजवंश था या मुख्य तौर पर ये जो रूल्ड करते थे कहां पर करते थे, आज वर्तमान में जो केरल क्षेत्र है वहां पर करते थे। उसी प्रकार चोल राजवंश नॉर्थ तमिलनाडु क्षेत्र पे, ठीक है। उसी प्रकार आपका पांड्य राजवंश साउथ पे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि सभी जो राजवंश है अपने आधार पर जो है अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर जो है राजवंश क्या करते थे, रूल करते थे, शासन करते थे, ठीक है। ऐसे में याद रखिएगा कि इन सभी के बारे में तीन बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, इनके द्वारा जो है कौन सा फ्लैग यूज होता था, यानी फ्लैग में जो है एम्बलम जो होता था इनका वो किस प्रकार का होता था, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांडे के बारे में हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा हम तीन जो आकार है, जो आकृति है, वो तीन आकृतियों की बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि मछली, तीर और धनुष और बाघ, ठीक है। याद रखिएगा इनमें तीनों के आधार पर जो है ना तीनों के एम्बलम को पूछा जाता है कि ये फ्लैग में कौन सा साइन यूज करते थे, ठीक है। तो वही तीर, धनुष, ठीक है, बाघ और मछली, ये तीन आकृतियां जो है सबसे प्रमुख थी, इनके तीनों की पहचान मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा पहचान के तौर पर जो है इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हम बात करें चेर राजवंश की, ठीक है, तो इनका प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा, धनुष और बाण, ठीक है। तो एरो और बो, ठीक है, याद रखिएगा धनुष और बाण जो है इनके फ्लैग में आपको नजर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनका मुख्य बंदरगाह और प्रमुख शासक आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा इनकी राजधानी जो हुआ करती थी चेर राजवंशों की वो थी पणजी, पणजी, ठीक है, याद रखिएगा पणजी, ये इनका कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था, ठीक है, पणजी, याद रखिएगा। इनकी राजधानी के क्रम पर आपको याद रखना है क्योंकि कई बार जो है ना जब पेपर सरल होते हैं तो केवल नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा कि चोल राजवंश की राजधानी क्या थी, चेर राजवंश की राजधानी क्या थी, या फिर इनके राजधानी को सुमेलित कीजिए, ठीक है, एक तरफ शासक का नाम और एक तरफ राजधानियों के नाम, संगमकालीन चेर चोल पांडे की राजधानियों को बताइए आप, ठीक है। तो याद रखिएगा चेर राजवंशों की राजधानी क्या थी, पणजी, ठीक है, केरल के क्षेत्र में, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा इनका मुख्य बंदरगाह क्या था, ठीक है। तो कई बार जो है ना इनके पोर्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा बंदरगाह, तोड़ी, नाम याद रखिएगा, इनका मुख्य बंदरगाह क्या था, तोड़ी, ठीक है, तोड़ी बंदरगाह मुख्य बंदरगाह था। और वही याद रखिएगा इसमें प्रमुख शासक कौन थे, तो याद रखिएगा प्रमुख शासक जो थे इसमें इस समय जो है सेनगुट्टन, ये तीन बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्या, पहला याद रखना है आपको प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण, ठीक है। दूसरा याद रखना राजधानी पणजी, तीसरा याद रखिएगा बंदरगाह, और चौथा याद रखिएगा प्रमुख शासक सेनगुट्टन, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा चोल राजवंशों की बात करें तो चोल राजवंशों में याद रखिएगा कि चोल राजवंश में इनका प्रतीक जो प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, ये है बाघ, ठीक है, बाघ, इनका प्रतीक चिन्ह जो है टाइगर है, याद रखिएगा, लॉयन नहीं, बाघ, ठीक है। ठीक है, इनकी राजधानी और बंदरगाह को भी याद रखिएगा। तो देखिएगा इनकी राजधानी जो है दो बार बदली हुई है, ठीक है। पहले जो राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा, मनितूर कहा जाता था, मनितूर, ठीक है। फिर तंजावुर जो है इनकी मुख्य राजधानी बनी, तो याद रखिएगा इनकी मुख्य राजधानी हुई तंजावुर, ठीक है। बाघ इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और उसके बाद जो है तंजावुर जो है इनका राजधानी रहा है। और इसी के बाद याद रखिएगा इनकी जो
मुख्य बंदरगाह या पोर्ट जो था इनका वो था पुहार। और चोल राजवंश में सबसे प्रमुख शासक रहा है कारिकाल। ठीक है, कारिकाल जो है इनका प्रमुख शासक रहा है, याद रखिएगा। कारिकाल, एलारा, ये सभी प्रमुख शासक रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है पांड्य राजवंशों की बात करें तो याद रखिएगा इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो है मछली। ठीक है, मछली याद रखिएगा। याद रखने के लिए आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद रखिएगा कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह में देखिए इनका धनुष बाण है। ठीक है, चेर, चेर का मतलब क्या हुआ, चीरना, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो किससे चीर सकते हैं हम लोग, धनुष बाण से। ठीक है, धनुष बाण से चीर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, धनुष बाण, चेर का। ठीक है, दूसरा आता है चोल। ठीक है, चोल याद रखिएगा, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाघ। ठीक है, चोलामंडलम का नाम सुना होगा आपने, चोलामंडलम। ठीक है, तो ये उत्तरी जो तमिलनाडु था इसका ही विस्तार चोलामंडलम कहलाता है, यानी उस जगह का ही नाम है चोलामंडलम। ठीक है, तो विशेष तौर पर याद रखिएगा चोलामंडलम जो है ना, मंडलम, मंडलम एक ग्रुप को बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई ग्रुप है ऐसा। और टाइगर जो है ना ग्रुप में नहीं रहता, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करने के लिए कि आप टाइगर के साथ जोड़ कर देखें तो याद रखिएगा टाइगर जो है आपका चोल राजवंश का एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और वही याद रखिएगा पांडे। ठीक है, तो पांडे के लिए याद रखिएगा कि पांडे जो है ना ये मछलियों से दूर रहते हैं। ठीक है, मछलियों से दूर रहते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में जो है याद रखिएगा कि मछली इनका प्रतीक चिन्ह रहा है। ठीक है, और इनका जो राजधानी रहा है वो मदुरई है, मदुरई। ठीक है, तो मदुरई, मदुरई जो है इनका राजधानी रहा है, याद रखिएगा। तो पहले याद रखिएगा पणजी, तंजावुर और मदुरई, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इनका प्रमुख बंदरगाह देखेंगे तो देखिएगा प्रमुख बंदरगाह के तौर पर जो है कोटकई और सालासर इनका प्रमुख बंदरगाह रहा है, कोटकई और प्रमुख सालासर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इनमें जो है प्रमुख शासक रहा है नोडियन, और एक है नोडिजेलियन। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखना है, कंपेयर करने के लिए यही था कि सबसे पहले आप कंपेयर करके याद कर लें। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हो शायद हो सकता है जल्दी याद नहीं होता, कंपेयर करने से थोड़ा सा याद हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो चेर चोल पांडे याद रखिएगा, केरल के क्षेत्र में चेर। ठीक है, उत्तरी तमिलनाडु में चोल, दक्षिणी तमिलनाडु में पांडे। ठीक है, और उनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा धनुष बाण चेर का। ठीक है, बाघ चोलामंडलम याद रखिएगा, और मछली पांडे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा राजधानी पणजी है चेर का। ठीक है, दूसरा आपका तंजावुर है आपका चोला, और उसके अलावा मदुरई है आपका पांडे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इन सभी के अंतर्गत जो है चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इन सभी में जो पढ़ने योग्य बातें हैं याद रखिएगा, चेर राजवंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इन सभी में जाने से पहले पहले एक फैक्ट याद रखिएगा कि संगम शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, याद रखिएगा संगम शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी वो इंसान जिसने इसे संगम शब्द दिया है, संगम काल जिससे बनाइए। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि संगम शब्द का जो है प्रयोगकर्ता सबसे पहली बार व्यक्ति जो है ये कौन है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है तिरुना, तिरुनावुक्रासु, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, तिरुनावुक्रासु। ठीक है, और ये व्यक्ति ही याद रखिएगा जिन्होंने सबसे पहली बार जो है संगम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये आईएमपी रख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, ठीक है, तो तिरुनावुक्रासु जो है इसने सबसे पहली बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया, याद रहेगा। ठीक है,
चलिए मुझे बता दीजिए शिल्पाधिकारम के रचयिता का नाम क्या है? आदिगल, ठीक है, एलांगो आदिगल, याद रखिएगा, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये नाम जो है बार बार रिपीट करिए, कहीं ना कहीं आपको बार बार उसे पढ़ना है, तब जाकर इतने सारे नाम और ऐसे नाम याद आएंगे, ठीक है, जिसमें तोलका पीएम, ठीक है, तोलका पियर, ठीक है, सभी नाम आपको ऐसे तभी याद होंगे, वरना 10 दिन बाद ना ये पता ही नहीं जाएगा कि कहाँ कौन सा शब्द आपने पढ़ा था, ठीक है। याद तो रहेगा कि आपने संगम काल पढ़ा है, और आपको ये भी याद रहेगा कि शब्द थोड़े उटपटांग है, लेकिन ये एग्जैक्टली याद नहीं आएगा कि वो क्या नाम था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये शब्द को बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले देखिएगा चेर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चेर राजवंश जो है, इनका मुख्य क्षेत्र क्या था और कौन कौन से प्रमुख शासक हैं इनमें, इनके बारे में, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें, जो भी पढ़ा आपने उससे कोई डाउट है? आपको ये याद करना पड़ेगा, ये लिस्ट आपको याद करना है, इसमें 3 चीजें जरूरी है। पहला, प्रतीक चिन्ह, राजधानी, बंदरगाह, ये 3 चीज। प्रमुख शासक तो याद हो ही जाएगा, वो उसका टेंशन नहीं है। सबसे पहले आप ये 3 चीज याद करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह क्या है? चेर का धनुष बाण। राजधानी कहाँ है? पणजी है, ठीक है। और बंदरगाह है तोड़ी, ठीक है। याद रखिएगा, चेर के बारे में एक महत्वपूर्ण यह बात याद रखिएगा कि चेर राजवंश जो है ना, इसका सबसे पहला प्रमाण मिलता है कि जो रोमन देश है उसके साथ ये ट्रेड करता था, ठीक है। तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा चेर का, ठीक है। चोल राजवंश सबसे पावरफुल याद रखिएगा कार्यकाल है, ठीक है, इससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। और तीसरा याद रखिएगा, पांडे में जो है नोडियन के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। नोडियन जेलेनियन की बात भी कहेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, ये 3 लाइन जो है ना, आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, उसका प्रतीक चिन्ह, उसके राजधानी और उसका बंदरगाह, जहां से वो ट्रेड करते थे, है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे चेर राजवंश के बारे में और इसके प्रमुख शासक के बारे में। ठीक है, चेर राजवंश के प्रमुख शासक, तो याद रखिएगा चेर राजवंश की जो प्रमुख शासक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है याद रखिएगा, जैसे सेनगुट्टन का नाम आपने सुना अभी, है ना। तो उसी के आधार पर याद रखिएगा, सबसे पहला जो प्रमुख शासक है चेर राजवंश को, उसे पढ़ने से पहले हम 3 बातों को ध्यान देंगे, ठीक है। पहला कि आधुनिक क्षेत्र के तौर पर जो है, एक्चुअल में केरल का कौन कौन सा हिस्सा चेर राजवंशों के अधीन था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके 3 क्षेत्र याद रखिएगा, यानी चेर राजवंशों के आधार पर याद रखिएगा, इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है मालाबार, कोचीन, ठीक है। मालाबार आधुनिक क्षेत्र के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा मालाबार, कोचीन, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका उत्तरी त्रावणकोर, ठीक है। उत्तरी त्रावणकोर जो है, याद रखिएगा, ये सभी क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा, चेर राजवंशों के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी राजधानी तो आपने पढ़ लिया, पणजी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इन्हें जो है अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र कहा गया है, यानी चेरों को कहा गया है केरल पुत्र, ठीक है। तो ये केरल पुत्र के तौर पर जाने जाते थे, याद रखिएगा, जो कि अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, केरल पुत्र कहा गया है, याद रखिएगा। अब इसी के साथ याद रखिएगा कि इनका जो मुख्य व्यापार है वो किस देश के साथ होता था? रोमन, ठीक है। तो रोमन देश के साथ जो है इनका व्यापार चलता था, याद रखिएगा, रोमन देश के साथ जो है इनका व्यापार हुआ करता था, ठीक है। चलिए देखिएगा इसके आगे, अब सबसे पहले बात करते हैं इनमें प्रमुख शासकों की। तो प्रमुख शासक के तौर पर जो है, याद रखिएगा, सबसे मुख्य शासक है उदयनजेरल, ठीक है, उदयनजेरल।
ठीक है। उदयन जेरल में याद रखिएगा, इसे इसमें दो बातें याद रखिएगा। पहला कि चेर राजवंश का सबसे पहला शासक रहा है ये, और संगम काल के जो कवि हैं याद रखिएगा, पाराशर, कवि पाराशर। ठीक है, संगम कालीन कवि याद रखिएगा, पाराशर का समकालीन है ये। ठीक है, तो संगम कालीन या संगम काल के जो कवि हैं याद रखिएगा पाराशर। इससे संबंधित दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कि चेर राजवंश का प्रथम शासक कौन है, उदयन जेरल है। दूसरा, किस कवि के समकालीन है, तो पाराशर कवि के समकालीन कहलाता है ये। दो बातें याद रखिएगा उदयन जेरल के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये जो पाराशर है, या कई बार जो है पारानर नाम मिलता है, याद रखिएगा। तो पाराशर या पारानर जो कवि हैं याद रखिएगा, क्यों इनकी वैल्यू इतनी क्यों है, तो याद रखिएगा पूरे कवियों में जितने कवियों का नाम आपने सुना या फिर जितने भी संख्या उसमें देखी, 473 कवियों के बारे में सुना, उसके बारे में, तो याद रखिएगा सबसे लंबा समय तक जीवन जीने वाला या जीवित रहने वाला कवि कौन है, पाराशर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक समय तक जो है जीवन जीने वाला, इनकी लाइफ याद रखिएगा लंबी थी। ठीक है, तो ये ही इंपॉर्टेंस है इनका, याद रखिएगा कवि पाराशर का। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट नाम है सेनगुट्टन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं सेनगुट्टन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि सेनगुट्टन को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लोग जो है ना, चेर के आसपास के जो लोग हैं, इसके जो प्रजा है, इसको लाल चेर बोलती थी। ठीक है, लाल चेर। ये वो वाला लाल नहीं है, याद रखिएगा, जो माता अपने बच्चे को बोल देती है लाल, है ना। ये लाल का मतलब है अच्छा, याद रखिएगा, अच्छा चेर। ठीक है, तो इसको लाल चेर या अच्छा चेर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अपने कैरेक्टर के कारण जो है इसे लाल चेर नाम से विख्यात हुआ था, याद रखिएगा। इसको लाल चेर के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो सेनगुट्टन को लाल चेर कहा गया है। याद रखिएगा जितने भी शासक हम पढ़ रहे हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और सिर्फ देखिए, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, बस कुछ अंदर डीप नहीं करना है इसको, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत अंदर से जाके कुछ याद करने की कोशिश करनी है। सिर्फ जो लिखा है डायरेक्टली कि सेनगुट्टन को लालचेर कहा जाता था, बस इतना ही याद कर लेना है कि सेनगुट्टन लालचेर, यानी उसका मतलब होता है अच्छा चेर। ठीक है, यानी कैरेक्टर के तौर पर जो है ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, याद रखिएगा, उसके कारण इसकी विशेषता थी, ये बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए इसको लालचेर कहा गया है। ठीक है, तो चेर राजवंश में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण शासक सेनगुट्टन था। इसकी उपाधि थी लाल चेर, अच्छा चेर। ठीक है, ठीक है, तो चेर कवियों ने जो है इसे, याद रखिएगा, चेर कवियों ने इसे अपना महान शासक बताया है। चेर कवियों ने इसे अपना महान शासक बताया है। ठीक है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में एक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो समझिएगा कि महिला की पूजा के तौर पर, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चलता है, पति की पूजा की जाती है, पति के लिए व्रत रखा जाता है। कोई एक व्रत बताइए जो पति अपनी पत्नी के लिए रखता होगा, ऐसा कौन सा व्रत है, नहीं है ना। याद रखिएगा, तो एक व्यक्ति, याद रखिएगा, एक व्यक्ति है जिसने ये शुरुआत किया था, और वही है सेनगुट्टन। ठीक है, इसने जो है ना पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति, याद रखिएगा, अपने आप में सब कुछ बदलने वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात जो है पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा सेनगुट्टन ने। ठीक है, पत्नी पूजा की शुरुआत, ठीक है, इसकी एक घटना है, याद रखिएगा, एक बड़ी घटना है सेनगुट्टन से संबंधित, पहाड़ों पर जो है एक घटना है, याद रखिएगा, इसके संबंध में एक पूरी कहानी है। ठीक है,
लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि सेनगुट्टन ने जो है पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, और इस पूजा को कहा जाता है, याद रखिएगा, कणकी पूजा। ठीक है, यानी इसे कणजी पूजा के तौर पर जाना जाता है, कणजी पूजा। तो एग्जाम में जो है ना कणजी पूजा पूछा गया था, याद रखिएगा। तो ये जो है आपकी पत्नी पूजा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, यानी पत्नी संप्रदाय की स्थापना की, और इन्होंने जो है, ठीक है, पत्नी पूजा को महान बताया, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सेनगुट्टन, लालचेर, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और याद रखिएगा इन्होंने कणजी पूजा, या कणजी मतलब पत्नी पूजा जो है प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, पत्नी संप्रदाय का महत्व दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद एक शासक और है, आदि कैमान। ठीक है, नाम याद रखिएगा आदि कैमान का। आदि कैमान, ठीक है, अब नाम जैसा भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनके नाम थोड़े ही टफ है, लेकिन अगर एक से दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए आदि कैमान में ना आपको एक चीज दिख रहा होगा, इसमें गन्ने जैसा खुशबू आ रही होगी नाम से ही। ठीक है, आदि कैमान, गन्ना, है ना, तो याद रखिएगा गन्ने की खेती का जनक माना जाता है कौन, आदि कैमान को। ठीक है, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का जनक आदि कैमान को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गन्ने की खेती का जनक। इतना ही याद रखना है, और यही इसके संबंध में क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के किस शासक को जो है गन्ने की खेती का जनक कहा जाता है, तो आदि कैमान चेर राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीन राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, एक उदयन जेरल, दूसरा नाम है सेनगट्टन, और तीसरा है आदि कैमान, जो कि चेर राजवंश का समय था। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीन ही नाम आपको याद रखना है चेर राजवंशों में। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनके बाद जो है कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं जो कि इससे संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा चेर राजवंश से संबंधित कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, तो तथ्यात्मक जानकारी में याद रखिएगा, तथ्यात्मक जानकारी में याद रखिएगा कि जो चेर थे, याद रखिएगा, इनको सबसे ज्यादा जो व्यापार से लाभ होता था वो रोमन साम्राज्य से होता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, रोमन जो साम्राज्य था, ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के द्वारा बंदरगाह पर, ठीक है, यानी चेर राजाओं की जो बंदरगाह थी, याद रखिएगा, वहां पर आगस्टस का एक मंदिर बनाया गया था, याद रखिएगा, अगस्टस का मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य के द्वारा जो है बंदरगाह पर जो है, ठीक है, अगस्टस का एक मंदिर बनाया गया था, याद रखिएगा, जो कि रोमन साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
अच्छा, कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि चेर का अर्थ क्या होता है। चेर का अर्थ क्या होता है ना। तो ये भी याद रखिएगा तथ्यात्मक में, कि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश, याद रखिएगा, चेर का अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। उदयनचेरल के बारे में एक बात और कही जाती है, याद रखिएगा, उदयनचेरल जो सबसे पहला शासक था, ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत में जितने सैनिक थे, जो महावीर थे, जो महाभारत में युद्ध के समय भाग लेते हैं, उन सभी को भोजन कराने वाला जो व्यक्ति है, याद रखिएगा, उदयनचेरल है। ठीक है, इसने भोजन कराया था उसको। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट की विदंती के तौर पर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चोल राज्य की बात करते हैं, चोल राजवंश की बात करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, नया देश। ठीक है, चोल राजवंश का अर्थ क्या होता है, नया देश। इसके प्रमुख शासक की बात करते हैं, देखिएगा, और मुख्य तौर पर जो है मुख्य तौर पर इसका जो क्षेत्र विस्तार था वो कहां था, मैंने आपको बताया था। तो क्षेत्र विस्तार के तौर पर याद रखिएगा, उत्तरी तमिलनाडु। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, कि चोलामंडलम का विस्तार कहां से कहां तक था, या चोलामंडलम जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी तमिलनाडु या कावेरी डेल्टा को। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाद में इसी को, कावेरी डेल्टा को, चोलामंडलम के नाम से जाना गया है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है चलिए इसके बारे में देखिएगा, तो ये जो है चोलामंडलम के तौर पर जाना गया है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे चोलामंडलम कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा, उरेवूर या तंजावुर जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है, पुहार नगर के पास जो है इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया था, याद रखिएगा। अब इनमें प्रमुख शासकों की बात करते हैं, देखिएगा, चोल राजवंश के प्रमुख शासक में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर शासक की बात की जाए, अगर पहला, ठीक है, राजधानी तो आपको याद हो गया होगा, तंजावुर या उरेवूर के नाम से जाना गया है। ठीक है, प्रथम शासक का नाम याद रख लीजिएगा, केवल प्रथम शासक कौन था इस समय, ठीक है, प्रथम शासक, केवल नाम याद कर लीजिए प्रथम शासक का। ठीक है, जो है आपका उखप उखप हर्रे। ठीक है, उखप हर्रे प्रथम शासक के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा। अब मुख्य शासकों की बात करें तो याद रखिएगा, मुख्य शासक में नाम आता है कारिकल का। ठीक है, कारिकल का नाम आता है, याद रखिएगा, मुख्य शासक के तौर पर कारिकाल को आपको याद रखना है। तो कारिकाल जो है, याद रखिएगा, सबसे पहली बार जो है कारिकाल का वर्णन जो है शिल्पाधिकारम में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है ये प्रथम शासक है, पहला शासक, यानी चोल राजवंश का पहला शासक। ठीक है ठीक है, तो देखिएगा, अब कार्यकाल के संबंध में ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती है, कि क्या क्या बातें जो है कार्यकाल संबंधित आती है, याद रखिएगा। तो तीन बातें याद रखिएगा। सबसे पहला, इसका जो शासन का समय है, ठीक है, ये जो शासन समय है कार्यकाल का, ठीक है, और संबंधित जो क्षेत्र है, इसका विस्तार जो है, इसने काफी ज्यादा जो है अपने कावेरी डेल्टा के आसपास जो है ना काफी ज्यादा काम किया था। ठीक है, बांध बनवाने का काम किया, नहर बनवाने का काम किया, इस प्रकार के जो काम हुए हैं कार्यकाल के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बार कार्यकाल के संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, वो किससे मिलती है, शिल्पाधिकारम। ठीक है, सबसे पहली बार जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, वो शिल्पाधिकारम में इसका वर्णन किया गया है। और इसका जो शासन काल माना जाता है, याद रखिएगा, या इसका जो काल माना जाता है, वो 190 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 190 एडी के समय इसका शासन काल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा,
इसने जो चोलों के तटीय क्षेत्र, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कावेरी पत्तनम, ठीक है, की स्थापना किसने कराई थी? कारिकाल ने। कावेरी पत्तनम, याद रखिएगा, कावेरी के तटीय क्षेत्र पे जो पुहार नगर था, याद रखिएगा, इसी ने बसाया था। यानी बंदरगाह को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? कारिकाल। ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी नदी के तट पर जो है, याद रखिएगा, 160 किलोमीटर का बांध बनवाया था इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा, कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण कराया था इसने। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसके समय एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम याद रखिएगा। हाँ, पटनम बंदरगाह को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पटनम मतलब वह क्षेत्र जहां पर कावेरी नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वहीं पर किनारे में पुहार नगर है, और देखिएगा आप, चोलों का जो बंदरगाह है उसको पुहार कहा जाता है ना, और इसी के आसपास जो है इनकी राजधानी भी विकसित हुई थी। तो याद रखिएगा, कावेरी पत्तनम जो है ना, कावेरी नदी के पास का जो एक क्षेत्र है जहां पर पूरा का पूरा नगर बसाया गया था और वो बंदरगाह बनाया गया था उसको। ठीक है, तो कौन बनाया था? कारिकाल बनाया था। उसके साथ ही साथ याद रखिए, कावेरी नदी के किनारे जो है ना 160 किलोमीटर का एक बांध, यानी पानी को रोककर जो है एक बांध बनवा दिया था इसने। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक युद्ध याद रखिएगा जिसे बेड़ी युद्ध कहा जाता है। बेड़ी युद्ध एक बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिए, यूपीएससी लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि बेड़ी युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, चेर शासक, पांडे शासक और चोल शासक, तीनों के मध्य। ठीक है, चेर, चोल और पांडे के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है? बेड़ी युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें किसने जीत हासिल किया था? कारिकाल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, 11 लोगों का यह समूह था, यानी ये युद्ध में सबसे मुख्य व्यक्ति जो थे वो 11 थे, और इन 11 पर किसने विजय प्राप्त की थी? कारिकाल ने। ठीक है, तो ये कारिकाल का जो विजय गाथा है, याद रखिएगा। इसी के बाद जो है ना, कारिकाल का जो वैल्यू था वो काफी तेजी से बढ़ गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेड़ी युद्ध में जो है इसने विजय प्राप्त की थी, कारिकाल ने 11 लोगों के समूह को हराया था, जिसमें चेर, चोल, पांडे तीनों शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 बातें याद रखिए कारिकाल से संबंधित। पहला, श्रीलंका विजय किया था, यानी श्रीलंका को भी जीता हुआ था। कृषि के क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण था, सिंचाई के लिए काफी ज्यादा काम किया था इसने, बांधों का निर्माण, ठीक है, उद्योग और धंधा का विस्तार करना, यानी पैसे के मामले में या उद्योग के मामले में जो है, याद रखिएगा, कारिकाल ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था। ठीक है, और अंतिम तौर पर याद रखिएगा, इसे जो है संगीत का ज्ञाता और वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, यानी 7 सुरों का ज्ञाता, संगीत ज्ञाता व वेद ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यकाल के संबंध में ये 3 बातें याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कार्यकाल के संबंध में। इसके अलावा जो है एक व्यक्ति और है, याद रखिएगा, एलारा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति, तो कार्यकाल का नाम याद रखिएगा, दूसरा नंबर पर आता है एलारा। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद आता है नाम एलारा। देखिए, मुख्य व्यक्ति तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा इनसे संबंधित कुछ व्यक्तियों का नाम केवल याद रखना है। तो एलारा का इस संबंध में याद रखिएगा कि एलारा ने जो है ना श्रीलंका पे 50 साल तक शासन किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यानी जैसे ही याद रखिए कार्यकाल का क्रम खत्म होता है उसके बाद एलारा जो है ना, जैसे ही देखिए जैसे ही कार्यकाल का समय बीता, कार्यकाल के समय बीतने के साथ ही जो है ना श्रीलंका फिर से आजाद हो गया। ठीक है, लेकिन फिर क्या किया एलारा ने, फिर से क्या किया, वहां पर आक्रमण किया, वहां के राजा को हराया, और राजा को हराने के बाद 50 सालों तक शासन किया श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में शासन करने वाला लंबे समय तक एलारा, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका में 50 वर्षों तक शासन किया, और यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो श्रीलंका पे आक्रमण किया, साथ ही साथ जो है श्रीलंका को जीता, और 50 सालों तक शासन किया था श्रीलंका को। अब सोचिए श्रीलंका में 50 साल तक शासन करना, आप सोच रहे होंगे कि क्या बड़ा बात है, उसने कार्यकाल ने तो जीत लिया था। श्रीलंका और भारत के संबंध में अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। आप रहते हैं बिलासपुर में, ठीक है, आप रहते हैं बिलासपुर में, और आपका दूसरा जो घर है या फिर आपका दूसरा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कहां पर है, तो 1000 किलोमीटर दूर पर है। बिलासपुर में आप रहते हैं और आपका घर दूसरा जो है वो कहां पर है, 1000 किलोमीटर दूर पर है। आप कह सकते हैं कि यहां से लमसम हम आंध्र प्रदेश में है, चलिए ठीक है, आंध्र प्रदेश मान लेते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या है, लगभग 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो समुद्र का है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शासन पद्धति कैसा होगा कि आप दोनों क्षेत्र को कैसे मैनेज कर पाएंगे, कि आप जो है भारत के भी मुख्य भूमि पर हैं और प्लस समुद्र के उस पार भी आप मुख्य भूमि को एक प्रॉपर तरीके से जो है प्रशासन कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में 50 सालों तक शासन कर पाना ये बड़ी मुश्किल वाली बात थी। ठीक है, तो ये स्थिति जो है याद रखिएगा एलारा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है कि 50 सालों तक जो है श्रीलंका पे शासन किया इसने भारत में रहकर। ठीक है, यानी भारत में रहकर श्रीलंका की जो सारे सिस्टम था उसको चलाता था ये, तो एलारा की ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एलारा जो है श्रीलंका पे आक्रमण किया और 50 सालों तक शासन किया था, नाम याद रखिएगा एलारा का। ठीक है, कार्यकाल के बाद एलारा। ठीक है, तो ये दो शासकों के बारे में आपको जानना है केवल। इसके अलावा जो है एक शासक है, याद रखिएगा, नाम है पेरू नरकिल्ली। पेरूनर किल्ली, ठीक है, एक शासक है, याद रखिएगा, पेरूनर किल्ली। ठीक है, इसके संबंध में एक जानकारी बस याद रखिएगा, ये जो शासक है इसने रासु यज्ञ कराया था। रासु यज्ञ कराया था, ये याद रखिएगा, रासु यज्ञ कराने वाले शासक के तौर पर। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका पांडे राज्य। ठीक है, तो पांडे राजवंशों को देखिएगा, पांडे राजवंशों के क्रम पर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। आपने जो है सबसे पहले क्या पढ़ा, चेर राजवंश। ठीक है, चेर राजवंश में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, सेनगुट्टन। ठीक है, याद रखिएगा सेनगुट्टन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि यहां पर चोल राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कारिकाल। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से पूछा था, याद रखिएगा, पेरूनर किल्ली से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन अगर आपसे कहें तो मैंने अभी तक अपने 10 सालों में जो है कभी पेरूनर किल्ली को नहीं देखा है, यानी उस लिखा हुए शब्द को नहीं देखा, किसी भी एग्जाम में नहीं देखा। ठीक है, एलारा को देखा है मैंने। ठीक है, कार्यकाल के संबंध में क्वेश्चन मैंने देखा है, इवन आप चाहे तो आप इसे देख सकते हैं कि पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछे जाते, याद रखिएगा, उनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके नोट्स में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके दिमाग पे एक बात होनी चाहिए कि और भी राजवंश इसमें है, यानी राजा हैं, ठीक है, जो रूल किए इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को जरूर याद रखना है, सेनगुट्टन हो गया, कारिकाल हो गया, जो अलग अलग टाइम पर जो है ना, जैसे बर्नी का युद्ध, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी अगर प्राचीन भारत के इतिहास से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको युद्ध ढूंढना है, तो वैसे युद्ध बहुत कम है, याद रखिएगा। या तो कलिंग युद्ध अशोक के बारे में पूछेगा, और अगर दक्षिण भारत से पूछने का प्रयास करेगा तो इन्हीं सब लोगों के बारे में पूछेगा। तो संगम काल की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआती युद्ध की शुरुआत है। ठीक है, यानी संगम काल आप ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो इतिहास शुरू हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो भी युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है कभी आप इन बातों को ध्यान रखिए कि कारिकाल जो है बर्नी के युद्ध में जो है, ठीक है, ये विजय प्राप्त किया था। तो ये छोटी छोटी बातें जो है याद रखिएगा। एक बार पूछा गया था कि दक्षिण भारत में 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर कारिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब बस 4 लाइन जो है वो जो आपने लिखा है वही 4 लाइन में एक लाइन को घुमा फिरा कर आपके सामने गलत प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपका तरीका बस आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए
देखिएगा पांड्य राजवंश की बात करते हैं, ठीक है। जिसका अर्थ होता है प्राचीन देश। तो नया देश, प्राचीन देश और पर्वतीय देश, याद रखिएगा, ये तीनों के अर्थ निकल कर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो है ना इनके बारे में किसने लिखा था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने सबसे पहली बार लिखा था कि जो पांडे राजवंश है किसके लिए प्रसिद्ध है, मोतियों के लिए, पर्ल के लिए, ठीक है। तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यानी पांडे राजवंश जो है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये जानकारी सबसे पहली बार किसने दिया था, मेगास्थनीज ने दिया था, ठीक है। इनका जो क्षेत्र है याद रखिएगा, यानी इनके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में याद रखिएगा दक्षिण तमिलनाडु, वर्तमान का जो दक्षिण तमिलनाडु है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका 3 क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला क्षेत्र है याद रखिएगा, जिसमें तिरुनेलवेली, मदुरई और रामनद क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र आते हैं आपके पांड्य राजवंशों के अंतर्गत। तिरुनेलवेली, ठीक है, मदुरई और रामनद, ठीक है, ये सभी क्षेत्र शामिल किए गए हैं जिलों के तौर पर। राजधानी इनका जो है मदुरई था, याद रखिएगा, लेकिन इससे पहले आपकी राजधानी बनाई गई थी, याद रखिएगा, कोरकाई को, ठीक है। कोरकाई क्षेत्र को राजधानी पहले बनाया गया था, फिर मदुरई को बना दिया गया, याद रखिएगा, स्थायी तौर पर। तो कोरकाई क्या है, तो एक्चुअल में कोरकाई जो है याद रखिएगा एक बंदरगाह है, ठीक है। तो बंदरगाह को पहले राजधानी बनाया गया। इनका फोकस क्या था, तो सबसे पहले फोकस देखिए इनकी तीनों का, अगर आप देखेंगे ना, चेर चोर पांडे को देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस था कि ट्रेड कैसे किया जा सकता है, अधिक से अधिक जो है लोगों को तक जो है अपने सामानों को पहुंचाना, खरीदना, बेचना, इस तरीके की चीजों को डेवलप किया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे में चेर काफी आगे निकले, रोमन साम्राज्य से इनका ट्रेडिंग चलने लगा। चोल ने भी काम किया इसी प्रकार से, और पांड्यों ने भी मोती के लिए फेमस था। सोचिए किसी को मोती चाहिए बड़े मतलब रत्नों के तौर पर, तो ये मोती जो है निकालते थे और मोती बेचते थे, ठीक है। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा पांड्यों को मोती के लिए जाना जाता है, ठीक है, और इसका नाम जो है प्राचीन देश के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि इनका मुख्य ट्रेड जो था वो क्या था, रत्न या मोती को जो है ट्रेड करना था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि इनके संबंध में इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली। क्यों प्रतीक चिन्ह मछली है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मछली का प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया गया इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। चोल ने क्या किया था, क्षेत्र विस्तार किया था, तो बाघ, टाइगर, चोल मंडलम, ठीक है। चेर जो थे याद रखिएगा इनका मुख्य कार्य था ट्रेड करना, तो ये अपनी सुरक्षा पर काम करते थे, याद रखिएगा, इसलिए इनको केरल पुत्र भी कहा गया है, ठीक है। लंबे समय तक अपनी सुरक्षा पर काम किया इन्होंने। और पांड्यों ने क्या किया था, याद रखिएगा, मोती पर काम किया है, तो इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह क्या बनाया, मछली, ठीक है। कार्प भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, मछली या कार्प, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा सबसे पहले जो है इसके प्रमुख शासक के तौर पर देखा जाए या प्रथम शासक, तो याद रखिएगा नेडियन इसका प्रमुख शासक था या पहला शासक था, प्रथम शासक नोडियन, ठीक है। तो नोडियन जो था इसका प्रमुख शासक, पहला शासक है, याद रखिएगा। और प्रमुख शासक में भी देखे जाए तो नोडियन का नाम पहले तौर पर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नोडियन को क्यों याद रखा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि समुद्र पूजा की शुरुआत सबसे पहले किसने कराई थी, नोडियन ने कराई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा समुद्र पूजा की शुरुआत नोडियन ने कराई थी, समुद्र पूजा की शुरुआत कराई थी इसने, ठीक है। ठीक है।
अब नोडियन को नोडियन क्यों कहा जाता है, नोडियन का मतलब समझिएगा एक तरीके से कि नोडियन को नोडियन क्यों कहा जाता है। तो नोडियन जो है ना अपने स्तर पर सबसे लंबा चौड़ा आदमी हुआ करता था, तो इसका अर्थ निकलता है नोडियन का लंबा चौड़ा आदमी, यानी लंबा आदमी। ठीक है, तो इसका अर्थ है लंबा आदमी, इसलिए उसका नाम भी पड़ा नोडियन। ठीक है, याद रखिएगा नोडियन कहा जाता था। ठीक है तो सागर पूजा का जनक भी है और पहला शासक भी है इसका पांड्य राजवंश में। ठीक है, दोनों में नोडियन का नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद एक शासक याद रखिएगा जिसका नाम है पलसाइम पुद्दुकुर्मी। ठीक है, शासक का नाम है पलसाइम पुद्दुकुर्मी, याद रखिएगा। ठीक है, तो पलसाइम पुद्दुकुर्मी जो है, याद रखिएगा ये नाम है। कई बार जो है इसे पुद्दुकुर्मी भी कहा जाता है, तो पुद्दुकुर्मी या पुद्दुकुर्मी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, पलसाइम पुद्दुकुर्मी। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो इसको बस कॉमन से एक तरीके से समझिएगा, पलसाइम पुद्दुकुर्मी। ठीक है, याद रखिएगा पलसाइम पुद्दुकुर्मी, इस तरीके से नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इसने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब इसका जो मुख्य कार्य, याद रखिएगा, इसने क्या कराया था, याद रखिएगा बहुत सारे यज्ञशालाएं बनवाए थे इसने। ठीक है, यज्ञशालाएं। ठीक है, तो यज्ञशालाएं बनवाए थे इसने पुद्दुकुर्मी ने, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा पांड्य शासक में नेक्स्ट जो शासक है इसका नाम है नोदीन जेलियन। ठीक है, नोदीन जेलियन नाम याद रखिएगा, इसको याद रखना है आपको, नोदियन जेलियन को, नोदियन जेलियन। ठीक है, अब क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना शासक कुछ अनोखा शासक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो शिल्पाधिकारम घटना है, याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम जो जिसमें मैंने आपको एक घटना पूरी बताई थी, याद रखिएगा, है ना। तो कोवलन को फांसी किसने दी थी, इसी ने दी थी, याद रखिए। कोवलन की घटना मैंने बताया था, माधवी और कोवलन के प्रेम कथा के बारे में। ठीक है, तो एक व्यापारी था, याद रखिएगा, मतलब व्यापारी जो है काफी अच्छा खासा कमा लेता था। थोड़ी सी कहानी उसकी सुन लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो होता क्या था कि कोवलन जो था एक व्यापारी था। ठीक है, और व्यापारी के साथ साथ जो है काफी अच्छा उसका सूझबूझ काफी अच्छा था। ठीक है, उसका विवाह होता है माधवी सॉरी एक एक अच्छे व्यक्ति से जो है उसकी पुत्री से इसका विवाह हो जाता है, और काफी खासा अच्छा खासा पैसा होता है इनके पास, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, व्यापार भी अच्छा चल रहा था। ठीक है, कोवलन को जो है ना प्रेम हो जाता है माधवी के साथ। ठीक है, तो एक महिला जो कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि समाज से थोड़ा दूर रहती थी ये। ठीक है, तो ऐसे में जो है माधवी से इसको प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद जो है अब स्थिति क्या होती है समझिएगा, ये घटना जो है ना कुछ अलग प्रकार की है। ठीक है, हाँ, वो विवाह हो गया। ठीक है, हाँ, ये ऐसा होता है, समझिएगा उसको। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जो है अपनी पत्नी को छोड़कर ये क्या है माधवी के साथ रहने लग जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि माधवी के साथ रहने लग गया ये, और अब इस घटना को समझिएगा, हुआ क्या, माधवी के साथ रहने लगा। अब होता क्या है कि ये जो नोदिन जेलेन है, इसने अपनी पत्नी को जो है ना एक पायल दिया था, गिफ्ट किया था, पायल गिफ्ट किया था इसने। ठीक है, और पायल गिफ्ट किया था, और इसी मध्य समय में, इसी समय में क्या होता है कि माधवी को जो कोवलन है इसने भी पायल गिफ्ट किया था। ठीक है, और दोनों की आकृति दोनों सेम हुबहू जो पायल थे, याद रखिएगा, इस प्रकार के पायल का डिजाइन जो भी था उस समय ऐसा बना था। ठीक है, शिल्पाधिकारा में ये पूरी घटना लिखी गई है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि रानी जो है जिसको नोदियन जेलिने ने क्या किया था, पायल गिफ्ट किया था। ठीक है, अब पायल गिफ्ट करने के साथ ही क्या होता है कि उसका एक पायल जो है गुम जाता है। ठीक है, उसका एक पायल गुम गया, किसका, रानी का, है ना। अब माधवी जो है उसके एक पायल को लेकर मतलब वो दिख जाता है उसके पैर में कि ये तो पायल नोदियन जलन का दिया हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, जबकि कोवलन ने दिया था उसको। तो ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में समझिए कि नोदियन जलन ने जो है ना कोवलन को फांसी दे दी इसी बात पे। ठीक है, तो कोवलन की फांसी की जो घटना है ना,
इसी को शिल्पाधिकारम में लिखा गया है। ठीक है, अब ये मैं छोटे स्तर पर बता रहा हूँ, लेकिन इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि घटना क्या हो रही है। ठीक है, जबकि उसने तो दोनों अलग अलग पायल है। ठीक है, और उसके बावजूद समझिए माधवी ने दूसरी जो पायल थी नोदियन जलन को फेंक कर आया था उसके सामने कि ये है दूसरी पायल जो मेरे कोवलन ने मुझे दी थी। तो बाद में जब कोवलन को फांसी लग जाती है, वो मर जाता है, उसके बाद माधवी उसके पास जाती है नोदियन जलन के पास, और नोदियन जलन के पास जब ये जाती है, उसको बताती है कि मेरे पास ये देखो दोनों पायल हैं, ठीक है, जो कि कोवलन ने मुझे दिया था। तो इसको पश्चाताप होता है किसको? नोदियन जलन को। ठीक है, तो अब इस घटना में जो है माधवी की फिर पुत्री आती है, और पुत्री के फिर मणि मेखले लिखा जाता है उसके बाद आगे की कहानी। ठीक है, तो ये पूरी घटना जो है ना इस तरीके की है। तो ये घटना जो है बहुत अलग प्रकार से है, याद रखिएगा, मतलब इनके संबंध में बहुत सारे अलग अलग कहानियों को जोड़ जोड़ कर लिखा गया इसमें, यानी केवल एक कहानी नहीं, और अन्य प्रकार की कहानियों के साथ भी इसके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। जैसे आपका जो कणकी पूजा है, ठीक है, तो कणकी पूजा जो है, याद रखिएगा, पत्नी पूजा जो है, ये भी इसी संबंधित आती है, यानी कहीं से कहीं इसी शिल्पाधिकारम से कनेक्ट होकर आता है वो। ठीक है, तो बहुत सारी घटना एक साथ जो है इसमें बताई गई है, लेकिन शिल्पाधिकारम में सब कोवलन को फांसी देने की जो घटना है वो सबसे इंपॉर्टेंट इससे संबंधित मानी जाती है। तो कोवलन को या निर्दोष व्यक्ति को फांसी किसने दी थी, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, तो नोदियन जलन ने दी थी। ठीक है, चलिए तो जानते हैं इसके बारे में, नोदियन जलन के बारे में, याद रखिएगा। तो नोदियन जलन जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस पांडे राजवंश में जो है सबसे प्रमुख शासक जो है, याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध शासक जो है, ठीक है, पांडे राजवंश का। इसके समय में एक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है तलैयागानम। ठीक है, इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ था? तलैयागानम युद्ध। ठीक है, तो तलैयागानम युद्ध याद रखिएगा इसके समय में हुआ था। ठीक है, तलैया, इसका पूरा जो शब्द है तलैया लंगानम। ठीक है, तलैया लंगानम जो है युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, तलैया लंगानम युद्ध इसके समय में हुआ था। और यह स्वयं जो है एक कवि था, याद रखिएगा, स्वयं एक कवि था। निर्दोष कोवलन को फांसी की सजा दी थी इसने। आप चाहें तो शिल्पाधिकारम के हिंदी वर्जन को भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, स्टोरी लाइन पर, याद रखिएगा। तो निर्दोष, ठीक है, और याद रखिएगा शिल्पाधिकारम की त्रासदी जो है इसी के समय घटित हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है शिल्पाधिकारम की त्रासदी। ठीक है, इसी के समय घटित हुई थी शिल्पाधिकारम की त्रासदी, नोदियन जलन के समय। ठीक है, याद रखिएगा। और एक शासक के तौर पर जो है ना इसके बारे में बहुत चर्चा की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पांड्यों के बारे में कुछ विशेष फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ही आपको याद रखना है। ठीक है, नोदियन जलन के बारे में याद रख लीजिएगा, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला, आप चाहे तो इसे नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नियमित सेना का प्रयोग किया इन्होंने, यानी पांड्यों के पास क्या था? नियमित सेना थी, याद रखिएगा। नियमित सेना जो है प्रॉपर नहीं हुआ करता था, लेकिन इनके पास नियमित सेना जो है बनाए रखा था इन्होंने। ठीक है, और पांडे राज्य जो है, याद रखिएगा, साहित्य के अनुसार सबसे धनी और समृद्ध राज्य था। धनी और समृद्ध राज्य, धनी व समृद्ध राज्य। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा तमिल संगमों का संरक्षण किसने किया था? पांड्यों ने किया था। ठीक है, तमिल संगम का संरक्षण,
ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, तमिल संगमों का संरक्षण किया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें एक शासक का नाम याद रखिएगा, नलिव कोंडव अंतिम पांडे शासक था, जिसकी जानकारी मिलती है साहित्य में। इसके बाद किसी पांडे शासक की जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा, ये शासन कहाँ से समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा, एक जनजाति हुआ करता था जिसका नाम है कालभ्रस जनजाति। ठीक है, नाम क्या है, कालभ्रस जनजाति। कालभ्रस जनजाति से टकराव हुआ इनका, और उसके बाद जो है ना पांड्यों की शक्ति खत्म हो गई। ठीक है, तो पांड्यों में जो है याद रखिएगा, ब्राह्मणवाद जो है बहुत ज्यादा विकसित हुआ था इस समय। ठीक है, यानी यज्ञ पूजा पाठ ये सब काफी ज्यादा, और उनका जो व्यवहार है एक तरीके से एक सामाजिक गतिविधि में आपको बताता हूँ, इस समय जो है ना विधवाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। ठीक है, समाज में जो इस समय विधवा हुआ करते थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो विशेष तौर पर याद रखिएगा कि जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य इस समय जो है सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी एक निरस्कुंठता होती है, यानी कि जो सामाजिक जो व्यवहार होता है वो डाउनफॉल में था इस समय। ठीक है, तो विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार करना इस समय में एक जानकारी मिलती है साहित्य में। ठीक है, तो ये तीन चार बातें याद रखिएगा। चलिए, तो ये था आपका शासन व्यवस्था के तौर पर। ठीक है, चलिए, दो पॉइंट और हम कवर करेंगे इस पे। ठीक है, कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, बस ये नाम आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कालभ्रस जनजाति जो है इन पर तमिल देश पर कब्जा करते हैं, याद रखिएगा, उसके बाद से जो है इतिहास अंधकार युग में चला जाता है। ठीक है, अंधकार युग कहने का मतलब है जिसके बाद कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसके कारण हम ये मान पाते हैं कि कालभ्रस जनजाति से जैसे ही टकराव होता है किसका, पांड्य राजवंश का, उसके बाद पांड्य राजवंश जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एक बार थोड़ा सा प्रशासन व्यवस्था को देखिएगा। ठीक है, राजतंत्र व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था, अंतिम तौर पर जो है संगम काल का प्रशासन व्यवस्था। सबसे पहले याद रखिएगा, कैसा व्यवस्था होता था यहाँ पर, मोनार्की सिस्टम था, जिसे कहते थे राजतंत्र व्यवस्था। राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं राजतंत्र व्यवस्था। इसी के साथ याद रखिएगा, राजतंत्र व्यवस्था में जो है वंशानुगत राजतंत्र व्यवस्था हुआ करता था। ठीक है, और जो न्याय व्यवस्था थी, याद रखिएगा, न्याय व्यवस्था, इसको कहा जाता था मनरम। मनरम, ठीक है, लेकिन इसमें बैठता कौन था, राजा का एक सभा। ठीक है, राजा का ही सभा हुआ करता था, जिसे न्याय व्यवस्था कहा जाता है, उसका नाम क्या था, मनरम। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे कुछ नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सेनानायक को कहते थे सेनापतियार। ठीक है, सेनानायक, सेनापतियार। मंत्री, अमेचार। सेनानायक, सेनापतियार, मंत्री, अमेचार। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, पुरोहित को कहा जाता था पुरोहितार। पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा, राजदूत जो है दूतार कहलाता था, राजदूत, दूतार। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इस समय जो प्रशासन इकाई हुआ करती थी,
ठीक है। तो अब जैसे हम अभी वर्तमान में राज्य, जिला इस तरीके से बांटते हैं, उस समय क्या हुआ करता था याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा जो राज्य हुआ करता था उसे कहते थे मंडलम। ठीक है, राज्य को मंडलम। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता था, राज्य, और जहां पर कौन बैठता था, राजा, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है, जो प्रांत हुआ करता था, याद रखिएगा, जो प्रांत होता था उसे कहते थे नाडु, तमिलनाडु। ठीक है, प्रांत को नाडु, याद रखिएगा, इसलिए तमिलनाडु का नाम नाडु के नाम से जाना गया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, जो शहर होता था उसे कहते थे उर। ठीक है, शहर को क्या बोलते थे, उर। ठीक है, शहर जो होता था उसे उर कहा जाता था। जो बड़ा गांव होता था, याद रखिएगा, बड़ा गांव, उसे कहते थे पेरूर, पेरूर। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा, छोटे गांव को सिरूर, सिरूर। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा, जो पुराना गांव होता था उसे मुदूर। मुदूर। ठीक है, ये प्रशासनिक इकाई थी इस समय की, नाम के साथ आप याद रख सकते हैं इस समय। ठीक है, सेना के 4 भाग हुआ करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, सेना के 4 भाग होते थे या 4 दल होते थे। पहला जो होता था, याद रखिएगा, पैदल। दूसरा, घुड़सवार। तीसरा, हस्ती। चौथा, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला होता था आपका पैदल। ठीक है, घुड़सवार, हस्ती, मतलब हाथी वाली सेना, याद रखिएगा, और उसके बाद रथ। ठीक है, ठीक है, और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत एक बात याद रखिएगा, इस समय जो है तमिल भगवान के तौर पर जो है एक भगवान को माना जाता था, देवता को, मुरुगन स्वामी। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, धार्मिक व्यवस्था के तौर पर जो है इस समय में सबसे ज्यादा जो माने जाने वाले प्रमुख देवता थे वो मुरुगन थे। ठीक है, तमिल देवता के तौर पर बहुत ज्यादा इनको वर्चस्व स्थापित था इनका। ठीक है, याद रखिएगा, और मुरुगन का नाम जो है ना, सुब्रमण्यम के नाम से भी मिलता है, याद रखिएगा। बाकी अन्य देवताओं के तौर पर जो है, याद रखिएगा, कृष्ण, बलराम, इंद्र, वरुण जो है अन्य देवताओं के तौर पर भी जाने जाते थे इस समय। ठीक है, ठीक है, तो संगम काल के लिए इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ये काफी है। संगम काल का जो क्रम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम वापस फिर से हम उत्तर भारत के क्रम पर आगे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का संगम काल के टॉपिक का जो है। अब 1 से 2 दिन मेनली जो है हम लोग गुप्त काल को पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, गुप्त काल का क्रम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम गुप्त काल के बाद फिर से चोल राजवंश, क्योंकि देखिए चोल राजवंश यहाँ पर समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यही चोल राजवंश जो है बाद में जो है एक बड़े चोल के तौर पर जाना गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि चोल राजवंश समाप्त हो चुके थे, लेकिन इनके जो वंशज थे वो किसी और के यहाँ सामंत के तौर पर काम करते हों, और अचानक से समय की व्यवस्था को देखते हुए जो है इन्होंने अपना राजवंश फिर से स्थापित किया, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके आधार पर जो है ना किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इतिहासकारों का जो मानना है उसी के आधार पर गुप्त राजवंश, और गुप्त राजवंशों के बाद फिर आप अन्य राजवंशों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गुप्त के बाद जो है हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, चोल के बारे में, और उसके बाद जो है उत्तर भारत के क्षेत्र में धीरे धीरे जो है अब पश्चिमी सभ्यता, आपकी इस्लामिक सभ्यता जो है जिस तरीके से आगे आती है, तो 712 शताब्दी के बाद जो है अब आप यहाँ पर इस्लामिक सभ्यता के बारे में या इस्लामिक जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक अभी बचा हुआ है, जिसके बाद जो है फिर आप मध्यकाल के इतिहास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा मध्यकाल के इतिहास को पढ़ने से पहले, कि आप पूरे एंशियंट हिस्ट्री को प्रॉपर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है आपको दोबारा, क्योंकि देखिए जब हम मध्यकाल में पहुंचेंगे ना तो देखिए आपको लगेगा कि पुराना क्या हो रहा है, यानी पुराने समय की बातें अब गायब हो रही है धीरे धीरे।
अब आप मध्यकाल में पहुंच चुके हैं, मिडिवल हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां पर हमको सिर्फ करंट जो चीजें चल रही हैं वही याद रह जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा संगम काल जो है ना, संगम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, बस आपको रिपीट कर लेना है किसी भी तरीके से, जो आप नया टॉपिक पढ़े उससे पहले आप पुराना टॉपिक पढ़ कर आए। ठीक है, जरूरी है। चलिए हाँ, एक ही, इसमें 3 युद्ध हुए थे, इस समय में 3 युद्ध हुए थे। एक तेलैया गानम युद्ध हुआ, ठीक है, दूसरा युद्ध आपका मणि युद्ध हुआ, ठीक है, तीसरा जो युद्ध हुआ याद रखिएगा, जिस समय जो है एक्चुअल में ये युद्ध क्यों कम हो रहा था, इसका कारण क्या था कि तीनों का जो टाइम जो है ना, वो एक व्यक्ति दो लोगों के सामने कमजोर होता था। यानी जब आप बालिकाल का समय पढ़ेंगे तो इस समय जो है आपके बाकी राजवंश में कमजोर राजवंश हुए, तो युद्ध नहीं लड़ते थे, उनका क्षेत्र विस्तार हर टाइम पर अलग अलग होता था। दक्षिण भारत की कुछ मूवीज के बारे में ऐसा थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि आपने देखा होगा दो प्रमुख व्यक्ति जो है दो अलग अलग गांव में रहते हैं, लेकिन जब उसका बेटा पावरफुल होता है तो इसका ये कमजोर हो जाता है, तो उसका थोड़ा क्षेत्र ले लेता है। ठीक है, और वो शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे, लड़ाई ज्यादा नहीं कर रहे हैं। फिर इसका बेटा आ गया, ये थोड़ा पावरफुल हो गया, तो ये इसका अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। तो इस तरीके से सिर्फ क्षेत्र बढ़ाने की घटना मिलेगी, मतलब छोटे छोटे युद्ध तो होंगे लेकिन उतने महत्वपूर्ण या मायनेदार नहीं होंगे। कारण क्या है, ये वो समय नहीं है जब उत्तर भारत में बड़े बड़े तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, अशोक के समय का युद्ध लड़ा जा रहा है। ये वो समय है जहां पर अभी ये जो है ना इतिहास में अपने पन्ने लिखे जा रहे हैं, मतलब शुरुआती समय में, जो आप ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारा वैदिक काल है, वैसे इनके लिए वैदिक काल चल रहा है। ठीक है, उत्तर भारत के जो वैदिक काल हमने चलाया था, इसमें कोई युद्ध नहीं हो रहा था, एक भी युद्ध नहीं पढ़ा आपने, वैसे ये भी वो जगह है जहां पर वैदिक काल के तरीके से इसको किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा याद रखिएगा वर्चस्व जो है ना, यानी संगम काल में सबसे ज्यादा वर्चस्व जो है जिस धर्म को माना जा रहा था वो वैदिक था, याद रखिएगा, यानी वैदिक धर्म को ही माना जा रहा था इस समय। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं इनके समय में इनके लिए क्या चल रहा है, अभी वैदिक काल का समय चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल के समय में हमारे यहाँ जो है कोई युद्ध नहीं हुआ, तो इनके यहाँ भी कोई युद्ध ऐसा प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है,